हाँ बच्चों, किरण मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th में इस वीडियो के अंतर्गत नया टॉपिक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ आप पढ़े, मिलर के प्रयोग देखे, अन्य वैज्ञानिकों की विचारधारा देखे, किस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति के बाद जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। बेसिक हाइपोथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना। इसकी मौलिक परिकल्पना क्या है? जैव विकास की मौलिक परिकल्पना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैव विकास लाखों करोड़ों वर्ष पहले धीमे धीमे करोड़ों वर्ष पहले सरल संरचना से जटिल संरचना के जीवों का विकास हुआ। ये क्रम एकाएक नहीं हुआ, बहुत पहले एक कोष की जीवों से बहुकोष की जटिल जीवों का विकास हुआ। तो किस तरह से हुआ, इसके क्रम में हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक, सरल संरचना वाले जीवों से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक, जटिल संरचना वाले जीवों के विकास को ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास कहते हैं। एक लाइन में बच्चों याद रखिए कि सरल संरचना वाले जीवों से जटिल संरचना वाले जीवों के विकास को ही जैव विकास कहते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म विच इज नोन एज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इसे ही जैव विकास है। अर्थात जैव विकास की परिभाषा किस तरह से हम लोग देंगे? जैव विकास देखिए, धीमी गति से होने वाली एक प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें आदिकाल के सरल संरचना एवं निम्न कोटि के जीवों से आज के युग या वर्तमान युग के जटिल संरचना एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ है। यही जो है जैव विकास की पूर्ण रूप में परिभाषा है। तो देख लीजिए, आपको पूर्ण रूप से है कि जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। धीमी गति से, स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। जैव विकास बहुत धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है, क्रमिक परिवर्तन है, ऑर्डरिंग है, डिसऑर्डरिंग नहीं है, क्रम से होने वाला, स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, जिसके द्वारा आदिकाल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि जीवों, निम्न कोटि के जीवों अर्थात एनिमल्स एंड प्लांट, जो जंतु और पौधे थे, उनसे आज के युग में जटिल संरचना एवं उच्च कोटि के जीवों का उद्विकास हुआ है, उद्विकास हुआ है। अब बच्चों, जैव विकास का क्रम सिस्टमेटिक है। सबसे पहले हम लोग देखें कि धीरे धीरे जो करोड़ों लाखों वर्ष पहले धीरे धीरे जैव विकास जो हुआ, वो क्रमिक परिवर्तनों से अधिकाधिक जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ। क्रमिक परिवर्तनों से अधिकाधिक संरचना वाले जीवों का विकास हुआ, होता गया तथा होता रहेगा। विकास की क्रिया कभी रुकती नहीं है। लाखों करोड़ों वर्ष और आज तक ये विकास होता गया और भविष्य में होता रहेगा। कुछ न कुछ इवोल्यूशन अवश्य होता रहेगा। जैव विकास एक अनवरत होने वाली प्रक्रिया है, अनवरत, कभी रुकने वाली ये प्रक्रिया नहीं है। कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहेंगे, नए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक जीव के नए रूप बनते रहेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें कि अमीबा जैसे एक कोष की जीवों से स्पंज और उससे इंसेक्ट कीट तथा फिर स्टारफिश, जो आज के परिवेश में नॉन कार्डेट का लास्ट सन इकाइनोडर्मेटा का जीव है स्टारफिश, विकास हुआ। अर्थात प्रोटोजोआ से लेकर के देख रहे हैं इकाइनोडर्मेटा तक के जीवों का विकास हुआ। और फिर कीट से मेढक बने, कार्डेट में छिपकली या बनी, कॉक मुर्गे बर्ड्स में बने, उसके बाद ह्यूमन
मनुष्य का विकास हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कार्डेटा में फिशेस से रेप्टाइल, एम्फीबिया से रेप्टाइल से एविस पक्षी और पक्षी वर्ग के बाद स्तनधारी वर्ग का विकास हुआ। ये क्या अनवरत होने वाली प्रक्रिया है। न्यू ऑर्गेनिक जो है नए जीवों से न्यू स्पीसीज, न्यू ऑर्गेनिक नए जीवों से न्यू स्पीसीज बनने की प्रक्रिया बच्चों वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल एंड स्लो प्रोसेस है। नए जीवों से नई जातियों का बनना, न्यू ऑर्गेनिक टू न्यू स्पीसीज, नए जीवों से नई जातियों का बनना वेरी कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस, बहुत ही जटिल और धीमी गति की प्रक्रिया है। लाइक जैसे हम जान सकते हैं इंटरग्रेडिंग ऑर्गेनिक, अंतरक्रमण जीव, इंटरग्रेडिंग ऑर्गेनिक अंतरक्रमण जीव, ये कैसे जीव है आपको मालूम है। कनेक्टिंग लिंक जिसको कहते हैं, संयोजी कड़ी कहते हैं, उन संयोजी कड़ियों से जैव विकास के परिप्रेक्ष्य में पता चलता है क्या, जैसे पेरीपेटस एक कनेक्टिंग लिंक है, अंतरक्रमण जीव है। पेरीपेटस बच्चों जो कनेक्टिंग लिंक है, संयोजक कड़ी, एनलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनलिडा संघ और आर्थ्रोपोडा संघ के बीच की कड़ी है। क्योंकि इस पेरीपेटस में कुछ लक्षण एनिलिड्स के हैं तो कुछ आर्थ्रोपोड्स के हैं, और दोनों लक्षण विद्यमान होने के कारण पेरीपेटस दोनों के बीच की कड़ी है। इससे स्पष्ट होता है इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास के पक्ष में, कि आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों का विकास एनलिडा संघ के जीवों से हुआ होगा, नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि जब पेरीपेटस जैसे जीव में कुछ एनलिडा के लक्षण और कुछ आर्थ्रोपोडा के हैं, तो आर्थ्रोपोडा का विकास एनलिडा संघ के जीवों से हुआ है। तो ये कनेक्टिंग लिंक इंटरग्रेडिंग ऑर्गेनिक से पता चलता है। अब बच्चों इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास के सिद्धांत। देखिए कोई कार्य बगैर सिद्धांत का नहीं है, तो जैव विकास के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ये थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन जैव विकास के सिद्धांत या जैव विकास के बाद एक ही चीज है, इसको स्पष्ट रूप से जान लें। जैव विकास के पक्ष में तीन वाद हैं, तीन थ्योरीज हैं, लैमार्किक, डार्विनिज एंड म्यूटेशन थ्योरी। लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद। लैमार्क ने अपने जो विचार जैव विकास में दिए उसको लैमार्कवाद के नाम से, और डार्विन ने जो अपने विचार दिए उसको डार्विनवाद के नाम से, और कुछ उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो डे व्रीज ने जो दिए, किस तरह से जीवों में अचानक परिवर्तन हो जाते हैं और नए जीव का रूप धारण कर लेते हैं, इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। और से संबंधित सिद्धांत को म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद के नाम से जाना जाता है। बच्चों तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज पहले जैव विकास के सिद्धांत लैमार्कवाद, लैमार्किक के बारे में पढ़ेंगे। तो लैमार्कवाद जो है, ये लैमार्किक 1809 में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने विकास की वैज्ञानिक व्याख्या की। 1809 में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास या विकास की वैज्ञानिक ढंग से, सिस्टमेटिक रूप से व्याख्या की, जिसे लैमार्कवाद या लैमार्किज्म के नाम से जानते हैं। बच्चों ये लैमार्क, बाद में लैमार्क ने अपने सिद्धांत में मुख्य चार आधार बनाए, चार बिंदुओं को आधार मान करके अपने सिद्धांत को समझाए, जिसमें सबसे पहला है वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बच्चों इसको समझने के लिए बताना नहीं है। लैमार्कवाद के अनुसार वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जो जीव जिस वातावरण में रहता है वह एनवायरनमेंट उसको
अपने योग्य बनने के लिए एबल करता है, उसमें वो स्वभाव ला देता है, उसके अनुसार वो ढल जाता है। जैसे एक अच्छा बालक चोर के साथ रहता है, चोरी करने का ढंग सीख जाता है, अच्छे संगत में रहता है, उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं। तो इसको स्पष्ट रूप से हम जान रहे हैं कि जो जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण में जीवित रहने के लिए वह वातावरण उसको अपने अनुसार बना लेता है, उसमें हैबिटाट स्वभाव परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा है बच्चों अनुकूलन, एडाप्टेशन। लैमार्कवाद का दूसरा बिंदु है अनुकूलन, एडाप्टेशन या एडाप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता। कोई भी जीव जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के बदलने पर, चेंज होने पर अपने अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया लाता है। उस वातावरण बदलते हुए वातावरण के प्रति अपने को बदल लेता है। यदि बदलता है तो सरवाइव होता है, नहीं बदल पाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग। बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार जिस अंग का जितना ही उपयोग किया जाता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लैमार्कवाद के अनुसार जो व्यक्ति जिस अंग का जितना अधिक प्रयोग करता है वो काफी मजबूत होते हैं। जैसे आप शुरू से दाहिने हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ से नहीं लिख सकते, दाहिने हाथ से ही लिख सकते, और जो दाएं हाथ से बाएं हाथ से लिखते हैं वो दाहिने हाथ से नहीं लिख सकते। वह दायां हाथ का यूज हुआ राइटिंग पर्पज से, इसलिए वो लिखने में सफल हो गए। इस तरह से यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, लोहार अपने दाहिने हाथ का हथौड़े चलाने में प्रयोग करता है, जिससे उसके हाथ की मांसपेशियां काफी विकसित हो जाती हैं। लास्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागत। बच्चों, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ऐसे लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय तक एक जीव से दूसरे जीव में, उस जीव के एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। ये परिवर्तन लंबे समय तक होता है। यदि ये अस्थायी रूप से एक जीव से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं तो बच्चों एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इसी को कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागत। जो लक्षण उत्पन्न हुए वो अगले पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं और नई जाति परिप्रेक्ष्य में भाग लेते हैं। इस तरह से लैमार्कवाद के 4 बिंदु याद रखेंगे। वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। दूसरा है एडॉप्टेशन, अनुकूलन। तीसरा है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। और चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागत। इसके परिप्रेक्ष्य में उदाहरण दे है बच्चों, जिराफ और सर्प का इन्होंने उदाहरण दिया था। ध्यान से सुनेंगे। जिराफ क्या कैसे जिराफ बना? तो जिराफ जो है गधे का भाई था। जिराफ और गधे भाई थे। एक को लैंड इकोसिस्टम में रखा गया मैदानी क्षेत्रों में, और एक को रेगिस्तान में छोड़ दिया गया। रेगिस्तानों में जब गर्मी पड़ती है तो बालू गर्म होता है और घास फूस सूख जाते हैं, छोटी झाड़ियां वृक्ष ही रहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आई तो ये जिराफ की ओरिजिन के लिए घास फूस नहीं मिलने पर वो छोटी झाड़ियों के पत्तों को खाते थे। जब वो खत्म हो गई तो अपनी गर्दन ऊपर उठा करके वृक्षों की पत्तियों को खाते थे। उसको खाने के लिए अपने अगले टांगों पैरों को ऊपर उठाते थे, गर्दन को ऊपर उठाते थे। ये कार्य लाखों करोड़ों वर्ष तक चला, जिससे उसके अगली टांगे और गर्दन की कशेरुकाओं में वृद्धि हुई और वो गधा नहीं, लंबी टांग और लंबी गर्दन वाला जीव जो बना वो जिराफ बना। क्या बना बच्चों? जिराफ बना। और गधा गधे का गधा ही रह गया। आज देखते हैं वो मैदानी क्षेत्र में सर नीचे करके घास को ही खाता रहा।
दूसरा है सर्पों का उदाहरण इन्होंने दिया। पहले सर्पों में टांगे होती थी, पैर पाद पाए जाते थे, तो चलने के लिए और बिलों में घुसने के लिए ये पाद रुकावट उत्पन्न करते थे। तो इस अंगों की उपयोगिता नहीं महसूस होती हुई, तो ये धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात सर्पों के पाद धीरे धीरे ह्रास हुए और नष्ट हो गए। आज के परिवेश में देखते हैं कि सांपों के पैरों के केवल रूडिमेंट ही दिखाई देते हैं, न कि पाद। तो आज सर्प पाद विहीन हो गए। अब बच्चों, कोई कितना हो अच्छा कार्य करे, कुछ न कुछ आलोचना होती है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में लैमार्कवाद की आलोचना 1809 ईस्वी में लैमार्कवाद की वैज्ञानिकों ने आलोचना की और उसके परिप्रेक्ष्य में बिंदुओं को आधार बताया। कहा कि लैमार्कवाद के अनुसार पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होना चाहिए। व्यक्ति पहलवान है तो उसका पुत्र भी पहलवान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जानते ही हैं कि ये सोमैटिक कैरेक्टर्स दैहिक परिवर्तन, जनिक परिवर्तन नहीं होते। सोमैटिक दैहिक या कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन जल प्लाज्म में नहीं पहुंचते। दूसरा इन्होंने बताया अंधे माता पिता की अंधी संतान का न होना। लैमार्कवाद के अनुसार अंधे माता पिता की अंधी संतानें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस जीव के जीवन काल में होने वाले परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। यदि किसी युद्ध भूमि में सैनिक के अंग कट जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, पैर कट गया या हाथ कट गया, तो उनकी संतानें अंग भंग युक्त नहीं होती, क्योंकि ये जनिक कैरेक्टर्स नहीं है, जीवन काल में ही समाप्त हो जाते हैं। लास्ट आलोचना है कि चीनी महिलाओं में जब बालिकाएं होती हैं तो उनको लोहे के जूते पहनाए जाते हैं, जिसके प्रभाव से उनके पैर छोटे हो जाते हैं, लेकिन उनकी से उत्पन्न संतानों के पैर छोटे नहीं होते। ये सब बिंदुओं के द्वारा लैमार्कवाद की आलोचना की गई। इस तरह से आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में जैव विकास की मौलिक परिकल्पना पढ़े, जैव विकास के सिद्धांत पढ़े, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद 3 वाद हैं, 3 सिद्धांत हैं, और आज आपको हम लैमार्कवाद भी बता दिए। तो वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, अच्छे से देखें, समझें और इसको तैयार करें। अगला टेस्ट आपका इस लेसन के समाप्त होने पर संपन्न होगा। थैंक